नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक सोशल सेक्टर से है। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जीएस के सभी 4 क्वेश्चन पेपर को 20-20 वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डिस्कस किया जा रहा है और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एस्पेक्ट को कवर किया जा रहा है। जीएस पेपर 2 को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पर 20 वीडियो के माध्यम से, तो देन आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है देन उन वीडियोस को सुनने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि हमें और कहां पर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है और कौन सा डायमेंशन जो आपने नहीं सोचा था वो उसमें बताया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो सुनना चाहते हो तो देन जीएस पेपर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारी वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम जीएस के एक क्वेश्चन पेपर को 20 दिन में कवर करते हैं पूरी तरह से और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सोशल सेक्टर से रहेगा। सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र पर पहले ही एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर से कई टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो मेनली हम 2 डायमेंशंस को आज डिस्कस करेंगे। सोशल सेक्टर में पहला डायमेंशन या आयाम रहेगा हमारा प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म। प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता, जिसको आप रीजनलिज्म कहते हैं, और दूसरा रहेगा सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देन आपको कुछ डायमेंशंस को स्पेशली समझना होगा। देखिए, प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता और इंग्लिश में इसको रीजनलिज्म, सांप्रदायिकता या फिर कम्युनलिज्म। प्रादेशिकता क्या है, भारत में इसका विकास कब से माना जाता है और किन परिस्थितियों में प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता की भावना विकसित हुई है, और हाल ही में इस भावना ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र के समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली ये भारत के समक्ष कई प्रकार के चैलेंजेस प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रादेशिकता क्षेत्रीयता का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष लगाव होना, उस क्षेत्र विशेष या क्षेत्र विशेष में जो संस्कृति और भाषा धर्म प्रबेल करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुखर होना, तीव्र होना, उसके संरक्षण के लिए प्रयास करना। तो इंडिया के मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता, जैसे कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र की जो संस्कृति है ये रीजनलिज्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महाराष्ट्र का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी मराठी भाषा, मराठी संस्कृति और मराठापन के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारू है। इसी प्रकार तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है, तमिल संस्कृति, बंगाल की जो बंगला भाषा और बंगाली जो संस्कृति है, ये अपने अपने क्षेत्र विशेष के प्रति बहुत अधिक एग्रेसिव है, अग्रसर है। इट मीन्स कोई दूसरी संस्कृति या बाहरी व्यक्ति इन क्षेत्रों में आकर के बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकता। तो प्रादेशिकता की भावना अपने क्षेत्र विशेष प्रदेश के प्रति आपके विशेष लगाव को शो करती है।
लेकिन ये विशेष जो लगाव अटैचमेंट है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो प्रादेशिकता की भावना किस आधार पर यह बढ़ती है? या तो इसके लिए भाषा आधार हो सकती है, या फिर धर्म आधार हो सकता है, या फिर कोई विशेष संस्कृति जिसमें अपनी एक नृत्य शैली हो, संगीत हो, विशेष प्रकार की परंपराएं हो। किसी क्षेत्र विशेष में अगर ऐसी विशेषताएं हैं तो देन वहां पर प्रादेशिकता की भावना डेवलप होती है। तो भारत में मुख्यतः भाषा और धर्म के आधार पर प्रादेशिकता क्षेत्रीयता की भावना विकसित हुई है। अब इसका आरंभ कब से हुआ है? तो प्राचीन काल से इसका आरंभ माना जाता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष के प्रति लोगों का लगाव प्राचीन काल में रहा, मध्यकाल में रहा और आधुनिक काल में भी ये दिखाई देता है। तो देन उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर हो सकता है। लेकिन वर्तमान में इसकी अवधारणा में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। इसकी अवधारणा में जो परिवर्तन है वह राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण है। अर्थात भाषा, धर्म और विशेष संस्कृति प्रत्येक भूभाग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के सदस्य किसी भाषा, धर्म को या उसके मूल्यों को क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा अग्रसर करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, तब प्रादेशिकता की भावना बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो ये आपको मानना होगा कि वर्तमान में प्रादेशिकता की भावना राजनीतिक कारणों के कारण ज्यादा तीव्र और मुखर होती है। ये न्यू चेंज है। या फिर एक कंसेप्ट ये भी डेवलप हो रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति पर बाहरी संस्कृतियों का दबाव काफी अधिक है, या फिर देश के भीतर ही किसी एक भाषा या किसी एक अन्य धर्म का दूसरे धर्म और दूसरी भाषा पर जब प्रभुत्व और उसका दबाव बढ़ता है, तब इससे अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं और अपने प्रादेशिक और क्षेत्रीय लक्षणों के लिए वे हिंसक भी कभी कभार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि भारत की राजकीय भाषा, शासकीय भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं तब मराठी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, बंगाली भाषा इसका तीव्र विरोध करती हैं। तो ये जो भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, ये हिंदी के विकास के खिलाफ खड़ी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बनती है तो हिंदी में पूरा कार्य होगा और हिंदी में सभी किताबें और पूरा जो मटेरियल है वो प्रिंट होगा, तो बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व घट सकता है और हिंदी में ही ज्यादातर एग्जाम आएंगे, कंपटीशन एग्जाम। तो इसलिए आप समझिए कि प्रादेशिकता, क्षेत्रीयता की भावना कभी कभी अपनी संस्कृति के प्रति उत्पन्न हुए भय, तनाव और डर से भी संभव हो सकता है। तो वर्तमान में जिस तरीके से भारत में कुछ संस्कृति और कुछ भाषाओं के ऊपर उनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है कई कारणों से, आंतरिक बाह्य कारणों से, तब उस भाषा को, धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व उसकी लड़ाई लड़ता है और राष्ट्र के समक्ष वह उन मुद्दों को जब डिस्कस करता है तो यहां से प्रादेशिकता की भावना पैदा होती है। तो अब आपको इसमें यह समझना है कि प्रादेशिकता और क्षेत्रीयता की भावना के जो दुष्परिणाम है वो किस रूप में सामने आते हैं। दो रूपों में। पहला, प्रादेशिकता या क्षेत्रीयता की जो भावना है राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा है। यानी राष्ट्र की जो एकता है, भारत की क्षेत्रीय अखंडता है, उसके खिलाफ कार्य करती है ये भावना जब हम प्रादेशिक और क्षेत्रीय मूल्यों को राष्ट्रीय मूल्यों पर महत्व प्रदान करते हैं। भारत के संविधान के स्थान पर आप अपने क्षेत्र विशेष प्रदेश के मूल्यों को, नियमों को ज्यादा महत्व देते हो। भारत के झंडे के स्थान पर आप अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है, जो भी चिन्ह संकेत हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और हिंदी भाषा के स्थान पर अपनी भाषा को ज्यादा प्रायोरिटीज प्रदान करना। तो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के समक्ष बहुत बड़ा खतरा
प्रादेशिकता की भावना बनी हुई है, और दूसरा यह भारत के अखंड स्वरूप को तोड़ने का प्रयास करती है, जब क्षेत्रीयता की भावना पृथकतावाद के रूप में अलग क्षेत्र, अलग राज्य, छोटे राज्य बनाए जाने का समर्थन करती है। तो प्रादेशिकता, क्षेत्रीयता की भावना कभी कभार भारत में पृथकतावाद के रूप में सामने आती है, यानी हमें अपने धर्म, संस्कृति, भाषा को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे लिए अलग से राज्य बना दो, देश के भीतर नए राज्य बनाओ। तो भारत में नए राज्य बनने की जो प्रक्रिया है उसमें या तो भाषा का रोल रहा है या फिर संस्कृति का रोल रहा है। धर्म के आधार पर 1947 के बाद भारत के भीतर कोई राज्य नहीं बना है, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा तथ्य है या सच्चाई है। तो देन क्या प्रादेशिकता, क्षेत्रीयता की भावना को रोका जा सकता है? हाँ, वी कैन स्टॉप इट। हम इसको रोक सकते हैं। किस रूप में? जिस क्षेत्र विशेष की भाषा और संस्कृति का अगर विकास तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है, किसी और संस्कृति का विकास अधिक हो रहा है, तो ये जो संस्कृति है जो पिछड़ रही है, अगर हम इसका डेवलपमेंट करते हैं, इसको भौतिक संसाधन प्रदान कर देते हैं, इसको विकास की मुख्य धारा का पार्ट बना देते हैं, तो गारंटीड अब ये प्रादेशिकता की भावना धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, फिर ये राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ती है। तो किसी क्षेत्र विशेष का जो तुलनात्मक पिछड़ापन होता है वह भी क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता की भावना को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम पिछड़े हुए, अगर आप हमको अलग राज्य बना देंगे तब हम उस राज्य के माध्यम से अपना विकास करेंगे, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित रख पाएंगे। तो इस टॉपिक को आपको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का प्रयास करना है। तो भारत के लिए वर्तमान में समस्या राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों के समक्ष है। यह भारत में ज्यादा नए राज्य बनाए जाने की भावना का समर्थन करती है। भारत में पृथकतावादी आंदोलन, पृथकतावादी सोच को ये बढ़ाती है, इसलिए भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुलनात्मक पिछड़ापन जो हमें नजर आ रहा है जिन जिन संस्कृतियों में, उन संस्कृतियों को विकास के सभी आधार प्रदान करने चाहिए। दूसरा टॉपिक है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने पंथ के प्रति धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को बनाए रखना। तो कोई आपका पंथ है, जैसे हिंदू एक पंथ है, इस्लाम एक पंथ है, तो इस पंथ के प्रति आपका जो विश्वास है, जो आपके मूल्य हैं, वे हैं आपके संप्रदायगत मूल्य। लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार के पंथ और संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, और इन सभी पंथों को भारतीय संविधान के अंतर्गत, कानूनी परंपराओं के अंतर्गत कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। और जब ये पंथ अगर अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं, तब इनको अनुच्छेद 29 और 30 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनी भाषा, संस्कृति को बनाए रखने के भी अलग से अधिकार दिए गए, यानी वे अपने लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, वहां अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सेंट सोल्जर स्कूल क्रिश्चियनों ने बनाए, तो पूरा अपने पैटर्न पर उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंतर्गत बने हुए हैं। तो सांप्रदायिकता की भावना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन गलत कब होती है? जब हम सांप्रदायिकता का संकीर्ण अर्थ निकालते हैं। यानी सांप्रदायिकता की भावना केवल अगर धर्म के आधार पर ली जाएगी, अपने पंथ के आधार पर ली जाएगी, और उस धर्म या पंथ के मूल्यों को हम दूसरे पंथ या समुदाय पर जब प्राथमिकता देते हैं, उसको बाउंड करते हैं, फोर्स करते हैं हमारे मूल्यों को अपनाने के लिए, उसके मूल्यों को कमजोर किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, या उनकी संस्कृति पर हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता का विकास होता है। तो सांप्रदायिकता तभी विकसित होती है जब हम किसी पंथ या धर्म के मूल्यों को बलपूर्वक दूसरे पंथ या संप्रदाय के ऊपर थोपते हैं,
उस पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और फिर दूसरे पंथ समुदाय की तरफ से जब उसका विरोध किया जाता है तो दोनों पंथ या समुदायों में फिर हिंसात्मक संघर्ष होता है। इसे कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक आंदोलन, कम्युनल राइट्स यहां से शुरू हो जाते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता मुख्यतः हिंदू और इस्लाम दो पंथों के बीच में रही है, और इसका एक कारण भारत में रहा है इसका इतिहास। यानी अतीत में भारत में सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम के मध्य हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से इसको बढ़ाया गया, और वर्तमान में जो सांप्रदायिकता की भावना है निश्चित रूप से इसके पीछे भी अभी राजनीतिक नेतृत्व कार्य कर रहा है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वे इस प्रकार के मुद्दों को उछालते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं, जिससे दो समुदायों के बीच में तनाव और विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इसका लाभ उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त होता है कि एक समुदाय विशेष का वोट उनको बहुत तेजी से प्राप्त हो जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता जब नेगेटिव रूप में डेवलप होती है कि किसी एक पंथ को दूसरे पंथ पर प्राथमिकता देना, उसको नीचा करके दिखाना, यह हमारे संविधान के खिलाफ जाता है। क्योंकि संविधान सभी पंथों को धार्मिक समानता प्रदान करता है, सभी को कानूनी समानता दी गई है, सभी पंथों को अपने अपने अनुसार अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए जाने का अधिकार है, उनकी पूजा उपासना विधियां सब संरक्षित की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बढ़ता ही क्यों है? तो आपको समझ आ गया है कि यह केवल राजनीतिक कारणों से होता है। तो भारत में कम्युनलिज्म की एक हिस्ट्री रही है, और वर्तमान में भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर इसको बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो धार्मिकता और सांप्रदायिकता, इन दोनों में संबंध, अंतर। धार्मिकता यानी रिलीजियोसिटी, और रिलीजियसनेस का अर्थ है कि अपने रिलीजन, पंथ में विद्यमान अपने भगवान, देवी देवताओं में अटूट विश्वास, उनके सिद्धांतों को मानना, पूजा पद्धतियों में विश्वास करना, उसके अनुसार जीवन यापन करना। लेकिन जब आप अपने इस सिस्टम को दूसरे पंथ से श्रेष्ठ मानते, उस पर आप आक्रमण करते हैं, उस पर हमला करते हैं, तब धार्मिकता सांप्रदायिकता में बदल जाती है। तो दोनों के बीच में एक बारीक सा अंतर है। तो भारत में धार्मिकता ही सांप्रदायिकता में डेवलप होती है जब हम निहित स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं। अब एक कंसेप्ट आपको यह भी समझना है कि प्रादेशिकता और सांप्रदायिकता में किस आधार पर संबंध हो सकता है। तो क्या प्रादेशिकता की भावना सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ सकती है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रादेशिकता के कई आधार हैं, उसमें एक है धर्म। तो अगर हम धर्म या पंथ को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं, हिंदू पंथ या इस्लाम पंथ या जैन या बौद्ध या सिख पंथ, इस पर ज्यादा वेटेज देते हैं और राजनीतिक समर्थन अगर इसको मिलता है, तो गारंटीड इसके आधार पर प्रादेशिकता की भावना बढ़ सकती है। तो देन सांप्रदायिकता से भी प्रादेशिकता फ्लोरिश करती है, समृद्ध होती है, बढ़ती है। तो सांप्रदायिकता प्रादेशिकता की भावना को बढ़ाती है। तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पंथ ने प्रादेशिकता की भावना को बढ़ाया है। तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा है, तो देन वहां पर वो एक रीजनलिज्म का फैक्टर बन गया है कि इस क्षेत्र विशेष में इस्लाम डोमिनेंट कंडीशन में, यहाँ बाकी धर्म संस्कृतियों के लिए उतना अच्छा वातावरण नहीं है। इसी प्रकार जब हम भाषा की बात करते हैं या संस्कृति की बात करते हैं, तो इसके आधार पर प्रादेशिकता हमको नजर आती है। उत्तर पूर्व के अगर राज्यों में देखा जाए तो नागालैंड का नागा आंदोलन, आसाम का बोडो आंदोलन, तो नागा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। तो नागाओं का धर्म सभी का ईसाई नहीं है, उसमें से कुछ हिंदू भी हैं, लेकिन उनकी भाषा अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज भी है। तो देन भाषा और धर्म यानी पंथ दोनों लक्षण में उत्तर पूर्व की प्रादेशिक भावना में नजर आते हैं। तो प्रादेशिकता और सांप्रदायिकता को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि जब भी हम भाषा को ज्यादा वेटेज देंगे तब प्रादेशिकता आ सकती है, और जब हम अपनी भाषा को यानी नागा भाषा को जब हम असम की भाषा पर, त्रिपुरा की भाषा पर डोमिनेंस प्रदान करते हैं, तो देन यहां से कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की भावना डेवलप हो सकती है। तो इस टॉपिक को आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।